दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस महत्वपूर्ण अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैविक खेती की यदि बात की जाए तो आज के समय के लिए जैविक खेती बहुत आवश्यक है। इसका कारण यही है कि एक और जहां हम लागत कम करके उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत है आज यदि वह जैविक खेती से जुड़ते हैं तो इसमें लागत तो कम होगी ही, साथ ही साथ उत्पादन बढ़ेगा और विशेष रूप से हमारी खेती की जो सेहत है वो सुधरेगी। यदि सब्जियों की बात करें तो जैविक सब्जियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि धीरे धीरे जो है रासायनिक नियंत्रण करके, कीटों का नियंत्रण करके या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके सब्जियों का जहां स्वाद बदल रहा है, वहीं जो है सब्जियों में अन्य तरह के विकार भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन जैविक सब्जियां यदि हम उगाते हैं और जैविक सब्जियों का हम उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक ये रासायनिक प्रभाव तो ख़त्म होता ही है, साथ ही साथ सब्जी उगाने में जो हमारी मेहनत और हमारी लागत लगती है वो कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे जैविक सब्जी उत्पादन तकनीक पर। हमारी आज की विशेषज्ञ है डॉक्टर लक्ष्मी चक्रवर्ती, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र नमतरा जिला रायसेन से हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे हम जानेंगे किस तरह से जैविक सब्जियों का उत्पादन किया जाए और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी चक्रवर्ती, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जैविक सब्जी उत्पादन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियाँ सदा से ही भारतीय भोजन शैली की शान रही हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह, शाम, दोपहर जब कभी भी हम भोजन लेते हैं तो उसमें सब्जियों का स्थान सर्वोपरि होता है। जैसा कि हमारी भारतीय भोजन शैली की परंपरा है, सब्जियों का स्थान होना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बाज़ार में सब्जियों का दाम निरंतर बढ़ता जा रहा है, आज के समय में हम देखिए कि कोई भी सब्जी यदि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो 40 रुपये प्रति किलो से कम मूल्य में वो उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या को देखते हुए हमें आवश्यक है कि हम जैविक रूप से सब्जी उत्पादन का कार्य करें। यदि मैं भारतीय कृषि में महिलाओं के लिए बात करूं तो ये अधिकतर देखा गया है कि जितनी भी कृषक महिलाएं होती हैं उन्हें सब्जी उत्पादन में विशेष रुचि होती है, परंतु कहीं ना कहीं किसी तकनीकी कमी के कारण, सब्जी उत्पादन में तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वह सब्जी उत्पादन के कार्य को उच्च श्रेणी में नहीं कर पा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी आय में, उनके पोषण स्तर को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन की तरफ से सदैव प्रयास रहा है कि हमारे ज़िले की महिलाएं, हमारे देश की कृषक महिलाएं के खाने में, उनके परिवार के खाने में सब्जियां सदैव उपलब्ध रहे, इसके लिए वे जैविक रूप से सब्जी उत्पादन का कार्य करें। जैविक शब्द का इस्तेमाल मैं महिलाओं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सब्जियां मार्केट में उपलब्ध तो हैं, परंतु कई शोधों के परिणाम नज़र आ रहे हैं, कई शोधों से ये रिज़ल्ट आ रहे हैं कि जो सब्जियां हमारे मार्केट में उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं रासायनिक चीज़ों से युक्त है, रासायनिक तत्वों से युक्त है, जो कि कहीं ना कहीं शरीर के पोषण स्तर को प्रभावित करती है। तो यदि हम इस प्रयास को, सब्जी उत्पादन के प्रयास को जैविक रूप से करें तो हम अपने देश को पोषण स्तर के मामले में अग्रणी बना सकते हैं, जो कि हमारे देश का, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयास है। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ जैविक रूप से सब्जी उत्पादन तकनीकी की। महिलाओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषक महिलाएं, कि सब्जी उत्पादन करना आपके लिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, परंतु उस सब्जी उत्पादन के कार्य को जैविक रूप से करते हुए किस प्रकार तकनीकी से किया जाए, आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी कि किचन गार्डन या पोषण वाटिका क्या है। सभी के घर में सब्जी उत्पादन का कार्य होता है। किचन गार्डन का तात्पर्य जगह का सही उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक रूप से जगह का उपयोग करते हुए सब्जियों का उत्पादन करना है, जो कि हमारे परिवार के लिए आवश्यक है। सब्जी उत्पादन का कार्य जिस प्रकार पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये हम महिलाओं की आय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं प्रत्यक्ष रूप की बात करूं
तो प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं कि जो सब्जी उत्पादन का कार्य महिलाएं करेंगी वो उनको मार्केट में बेच सकती हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से यदि मैं आय उत्पादन की बात करूं तो हम जिस प्रकार से सब्जियों के बढ़ते मूल्य को लेकर विचाराधीन है कि किस प्रकार से सब्जियों के मूल्य में कमी की जाए, यदि हम उतनी सब्जियों को खरीदने का अपना खर्च बचा लेते हैं तो ये हमारे लिए अप्रत्यक्ष आय है। आज महिलाओं में आपको एक प्रारूप के बारे में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से आप एक विशेष प्रारूप के माध्यम से सब्जी उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। आप यदि किचन गार्डन या सब्जी उत्पादन का जैविक रूप से कार्य करना चाहती है तो सबसे पहले आपको किचन गार्डन के प्रारूप को समझना जरूरी होगा। प्रारूप के अंतर्गत आप ये ध्यान दें कि किस प्रकार से हमें सब्जियों को लगाना है। जैसे कई बार महिलाओं हमने गांव में विजिट करने जाते हैं, जब देखा है कि महिलाएं सब्जी तो लगाती पर सही जगह का चयन नहीं कर पाती, सही प्रारूप का चयन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हमें ध्यान ये देना है कि छोटी सब्जियों का क्रम क्या होना चाहिए, जो बड़ी सब्जियां उनका क्रम क्या होना चाहिए, ये प्रारूप में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ यदि हम सब्जियों के लिए क्यारियां बना रहे हैं तो हमें प्रारूप को इस प्रकार से रखना चाहिए कि हम सभी क्यारियों तक हमारी पहुंच हो, यानी हम खरपतवार निकालने का कार्य, खाद डालने का कार्य हम सामान्य रूप से कर पाए। तो ये विशेष रूप से प्रारूप को ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप किचन गार्डन को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम जो भी आपके घर में जगह उपलब्ध है, चाहे वो 100 स्क्वायर फीट हो या 200 या 300 या 1000 स्क्वायर फीट तक आप सब्जी उत्पादन का कार्य करती हैं, तो आपको एक जगह को परमानेंट रूप से आपको विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आप क्यारियों का विभाजन करें, ऊंची मेड़ों को बनाएं और ध्यान ये रखें कि उन मेड़ों का इस्तेमाल आप जड़ वाली सब्जियों जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, इनमें इन शलजम आदि को लगाने में कर सकते हैं। क्यारियों का इस्तेमाल आप बैंगन है, आलू है, टमाटर है, मिर्च को आदि को लगाने में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सही प्रारूप को जानें, सही जगह का चयन करें। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही किस्मों का चयन। आजकल हम देखते हैं यदि महिलाएं रबी में, खरीफ में, सभी समय पर यदि किचन गार्डन लगाने का कार्य करती हैं तो जिस प्रकार से रबी में अभी हम आगे बात कर सकते हैं कि आप रबी में टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, आप आलू है, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि को लगा सकते हैं। परंतु जानना हमारे लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से हम उत्पादन को बढ़ाएं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हम जैविक को प्राथमिकता देते हैं, जैविक खाद को प्राथमिकता देते हैं, उसी प्रकार से आवश्यक है कि हम उच्च किस्मों को, उन्नत उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करें। यहाँ पर मैं कुछ किस्मों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। जैसे हम टमाटर के लिए बात करें तो अर्का रक्षक है, अर्का सम्राट किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। मिर्च में यदि हम बात करें तो पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है। ये इस प्रकार की किस्में हैं जिनका उत्पादन अच्छा होता है। तो पौध के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर गाँव में लोग कठोर जगह पे, असमतल जगह पे पौध उत्पादन का कार्य करते हैं, जिसमें यदि आपने 200 बीज डाले हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आप उसमें से 20 पौधे भी अच्छे से स्वस्थ पौधे तैयार कर पाए। किचन गार्डन के लिए आवश्यक है कि स्वस्थ पौधे तैयार होना। आप मेरे हाथ में एक ट्रे देख रहे होंगे जिसको सामान्य रूप से हम प्लास्टिक ट्रे या प्लग ट्रे कहते हैं। इस ट्रे का विशेष रूप से रोल यह है कि आप इसमें खाँचे देख रहे होंगे, लगभग इसमें 100 खाँचे होते हैं। आप इसमें गोबर की जो खाद है यदि उपलब्ध है या वर्मी कंपोस्ट खाद है, आप वर्मी कंपोस्ट खाद है, आप मिट्टी, छनी हुई सूखी हुई मिट्टी है और जो रेत होती है, इनका 3:1:1 में मिश्रण तैयार करके आप इसमें लेबल करके इसको भर सकते हैं। तत्पश्चात आप उंगली से हल्का हल्का इसमें छेद करें। छेद करने के पश्चात एक एक दाने को इसमें लगाएं और उसी खाद से इसको लेबल करके आप रख दें और इसमें हल्के झारे के माध्यम से पानी को डालें। आप देखेंगे कि कुछ दिन पश्चात आप इसमें एक बीज से एक पौध तैयार होता है। इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि आप बीज का बचत कर सकते हैं, स्वस्थ पौध होगी। जब आपको इसमें से पौध निकालना है तो आप उंगली के माध्यम से इसको नीचे से दबाव डालेंगे तो पौध ग्लास नुमा आकार में ये जड़ सहित निकल जाएगी। जब आप इस पौध को अपने किचन गार्डन में या व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में लगाएंगे तो ये जो पौध है आपकी स्वस्थ होगी और जड़ सहित होगी, तो जल्दी ही ये ज़मीन को पकड़ के अच्छा उत्पादन देगी। ये तो हुई हमारी स्वस्थ पौध की बात। इसके पश्चात ज़रूरी है, मैंने जिस प्रकार से बताया, वर्मी कंपोस्ट खाद। आप प्रारूप बनाते समय अवश्य कोशिश करें कि कॉर्नर में या आपका जो जगह उपयोग की नहीं, वहाँ पर एक वर्मी कंपोस्ट का आप एक आकारनुमा संरचना को तैयार करें, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएं। ये तो हुई हमारी प्रारूप की बात, जगह की बात, साथ ही किस्मों की बात, साथ ही साथ पौध उत्पादन की बात। इसके पश्चात मैंने महिलाओं अक्सर ये गांव में देखा है कि पौध उत्पादन भी हो जाता है, लेकिन आपका जो लगाने का तरीका है,
फील्ड में या प्रक्षेत्र में लगाने का तरीका है वो थोड़ा उपयुक्त नहीं है। कहीं पर ज़्यादा घने आप पौधे लगा देते, कहीं पर दूर लगा देते, जो कि हमारे कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से प्रारूप में हमने मेड़ों के विषय में बताया कि आपको साइड में जो आपकी जगह होती है आपको ऊंची मेड़ें बनानी है, जिसमें आप गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, आलू जैसी फसलों को लगा सकते हैं, क्योंकि इन फसलों को पैदा होने के लिए ऊंची जगह की आवश्यकता होती है। साथ ही जो बीच में हमारी क्यारियां बचती हैं आप उनमें बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, फूल गोभी, पत्ता गोभी को लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जैसे टमाटर है, बैंगन है, ये पौधे थोड़े हाइट में, ऊंचाई में बड़े होते हैं, तो इनको लगाने के लिए आपको पंक्ति से पंक्ति एवं कतार से कतार लगभग 60 सेंटीमीटर की आपको पंक्ति से पंक्ति और कतार से कतार में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लगाना है। यही बात यदि हम फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च के लिए करते हैं तो आपको 40 सेंटीमीटर की दूरी भी पर्याप्त होगी। तो ये इससे क्या होगा, यदि आप इस क्रम में लगाते हैं तो पौधों को विकसित होने के लिए, विकास होने के लिए पर्याप्त रूप से खाद, पानी एवं अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, तो हमारा जो उत्पादन का उद्देश्य है वो बिल्कुल पूरा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप पानी की जो निकासी है उसके लिए भी पर्याप्त रूप से ध्यान दें कि किचन गार्डन को आप जो भी जगह आप चुन रहे हैं उसके लिए जो ढालू नुमा जगह है वहाँ से आप पानी निकालने की पर्याप्त व्यवस्था करें। साथ ही यदि आप पालक, मेथी और दूसरी छिड़कने वाली सब्जियों को लगाते हैं तो उनको छिड़क के ना लगाते हुए नाली बनाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहरी नाली बनाकर आप चुटकी की सहायता से आप छिड़क के लगा सकते हैं। तो महिलाओं, आप यदि इस प्रकार से, मैं ये चाहूँगी कि आप जैविक रूप से कीट व्याधि का भी नियंत्रण करें। आप ज़्यादातर देखते होंगे टमाटर में आंद्र गलन की समस्या होती है, अगेती झुलसा की समस्या होती है। इसके लिए आप जैविक रूप से नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको कम लागत में उच्च उत्पादन में सब्जी उत्पादन के लिए आपको सहयोग करेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, रबी के मौसम में सबसे अहम फसल होती है गेहूं। गेहूं का सर्वाधिक रकबा हमारे प्रदेश में फ़िलहाल उपलब्ध होता है और ज़्यादातर गेहूं की जो नई नई वेराइटियां हैं वो हमारे प्रदेश में उगाई जाती है। हमारे किसान भाई कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन लें और इससे ज़्यादा लाभ कमाएं। यदि गेहूं की उन्नतशील उत्पादन तकनीक के बारे में हमारे किसान भाई जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो लागत है उसमें भी काफ़ी कमी देखी जाती है। उन्नतशील उत्पादन तकनीक कैसी होती है ये हमारे आज के विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। सुनील केतवास, जो कि फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र नमतरा, जिला रायसेन में, उनसे हम जानते हैं किस तरह से गेहूं की उन्नतशील उत्पादन तकनीक हम अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील कुमार केतवास, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन, मध्य प्रदेश से। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं गेहूं की उन्नतशील खेती की। किस प्रकार किसान भाई गेहूं की खेती में कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हुए अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
जैसा कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत अधिक क्षेत्रफल में गेहूं की खेती होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः खरीफ फसल में सोयाबीन के पश्चात, धान के पश्चात, मक्का के पश्चात गेहूं फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। किसान भाई देखते हैं कि जिस प्रकार फसल की कटाई होती है वैसे ही गेहूं की तैयारियों में लग जाते हैं। तो गेहूं की खेती में हम कुछ इस प्रकार बिंदुओं का ध्यान रखें जिसमें समय समय पर उनको अपनाकर हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, किस प्रकार उस खेती को इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं भूमि का चुनाव। किस प्रकार की भूमियों में गेहूं की खेती का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की भूमियों में गेहूं की खेती की जा सकती है, लेकिन अगर हम अधिक उत्पादन की बात करें तो मटियार दोमट मिट्टी या काली मिट्टी जिनमें अधिक जलधारण करने की क्षमता होती है, उनमें गेहूं का उत्पादन अच्छा और अधिक लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की मिट्टियों का अगर किसान भाई चुनाव करें तो अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन लिया जा सकता है। मिट्टी के चुनाव के पश्चात आती भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी इस प्रकार करें कि मृदा में जो नमी है, उपस्थित नमी है वर्षा की, वो अधिक समय तक संचित रहे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के पश्चात गेहूं की खेती ली जाती है जिसमें काफ़ी समय का अंतराल होता है बुआई में। तो सोयाबीन की कटाई के पश्चात तुरंत किसान भाई भूमि की तैयारी करें, जुताई या कल्टीवेटर लगाकर, पाटा लगाकर मृदा में नमी को संचित करें, मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी करके पाटा लगाकर लेवल करके भूमि की तैयारी करें। इसके पश्चात आता है किस्मों का चुनाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था किसान के पास उपलब्ध है, उसी तरह से किसान भाई को उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था, खरपतवार प्रबंधन, भूमि, ये सारी तैयारी करने के इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उन्नतशील किस्मों का चुनाव करें। किस्मों की अगर हम बात करें तो 2 या 3 वर्गों में गेहूं की किस्मों को विभाजित किया गया है। असिंचित खेती के लिए उन्नतशील किस्में, अर्धसिंचित खेती के लिए उन्नतशील किस्में, सिंचित खेती के लिए समय पे बुआई के लिए उन्नतशील किस्में, सिंचित खेती पछेती बुआई के लिए उन्नतशील किस्में। अर्धसिंचित या असिंचित गेहूं की खेती की हम बात करें तो इसमें उन्नतशील किस्मों में अमर 2004 किस्म का चुनाव कर सकता है किसान भाई। HI 1500 अमृता के नाम से असिंचित अवस्था में इस किस्म का उपयोग कर सकता है। इन किस्मों का बुआई का जो समय होता है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इनका उपयोग कर सकते हैं। 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इनकी उत्पादन क्षमता होती है और लगभग 130 से 35 दिन इनकी अवस्था होती है। इसके पश्चात आती है अर्धसिंचित अवस्था की, एक सिंचाई या एक पलेवा जिन किस्मों की आवश्यकता होती है। तो इनमें मुख्यतः JW 30-20 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। JW 3173 यह वैरायटी भी 130 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है और 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। इसी प्रकार पूसा अनमोल 8737 यह किस्म का भी किसान भाई सिंचित अवस्था में उपयोग कर सकता है। यह किस्में भी 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। ये कठिया की किस्में हैं जिनका उपयोग जो है दलिया या सूजी मैदा बनाने के लिए अधिक किया जाता है। HI 1544 इस किस्म का भी उपयोग किसान भाई सिंचित अवस्था में कर सकता है। यह भी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन होता है। ये किस्म जो है चपाती के लिए अच्छी होती है, मंडी में बिक्री के लिए अच्छी होती है, इसका मंडी में भाव अच्छा मिलता है, तो किसान भाई इस किस्म का भी उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार GW 451 यह किस्म अभी आई है, इसका भी उपयोग किसान भाई कर सकता है सिंचित अवस्था में। इसके पश्चात आता है देरी से बुआई सिंचित अवस्था, या इस प्रकार कह सकते हैं जहां पर धान की खेती होती है, धान की खेती के पश्चात जब गेहूं की खेती की जाती है तो किसान भाइयों का इसमें ध्यान रखना होता है कि जो पछेती किस्म है उनका अगर वो उपयोग करता है तो जो प्रोडक्शन होता है सिंचित वैरायटियों का वो उनकी तुलना में इन किस्मों का अच्छा आता है, क्योंकि लास्ट में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इन किस्मों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा पछेती बुआई के लिए उन किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कि टेम्परेचर को या तापमान को अंतिम समय में सहन करने की क्षमता रख सकती हैं। इसमें मुख्यतः हम देखते हैं JW 1203 यह एक अच्छी किस्म है, 135 दिन 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अपना 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे सकती है। किस्मों का चुनाव के बाद आती है बात बुआई की। बुआई हम किस प्रकार करें, कब करें और सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। तो बुआई हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 25 नवंबर तक कर सकते हैं। 3 भागों में बुआई को बांटा गया है। असिंचित अवस्था की बुआई 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, सिंचित अवस्था की बुआई 5 नवंबर से 25 नवंबर तक, देरी से बुआई 25 नवंबर के पश्चात 20
दिसंबर तक। तो इन ग्रुपों में सिंचाई की खेती बोनी की जा सकती है। इसके पश्चात आता है सिंचाई प्रबंधन। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि सिंचाई की उसके पास जैसी जैसी व्यवस्था हो उस प्रकार से वो सिंचाई करे। एक सिंचाई हो तो ग्राउंड रूट स्टेज 21 दिन से 25 दिन की अवस्था पर दे। 2 सिंचाई की अगर किसान भाई के पास उपलब्धता है तो 21 से 25 दिन पे दे। दूसरी सिंचाई वो फ्लावरिंग स्टेज पर लगभग 80 दिन पे दे। 3 सिंचाई की अगर उसके पास उपलब्धता है तो पहली सिंचाई 21 दिन पर ग्राउंड रूट स्टेज पर, दूसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर दें और तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर दे। तो इस प्रकार सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जाना जैविक सब्जियों का उत्पादन हम कैसे करें। इसी के साथ ही साथ आपने जाना कि गेहूं की उन्नतशील उत्पादन तकनीक कैसी है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहें खबरें खेती की और हमें दे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मसूर की उन्नत खेती, उत्तम हरा चारा अजोला, अरहर की फसल को इल्लियों से बचाएं, रबी में प्याज लगाएं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। अब खबरें विस्तार से। मसूर की उन्नत खेती, ऐसे असिंचित क्षेत्र जहां पानी के अभाव में गेहूं, मटर एवं सरसों की खेती नहीं की जा सकती, वहां पर दलहनी फसल मसूर की खेती आसानी से की जा सकती है। मसूर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बुलई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7 हो उपयुक्त रहती है। मध्यम आकार के बीज की प्रजाति 30 से 35 किलो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। देर से बुवाई करने पर प्रति हेक्टेयर 40 किलो बीज प्रयोग करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मसूर की बोनी का उपयुक्त समय अक्टूबर प्रथम सप्ताह से नवंबर प्रथम सप्ताह तक रहता है। मसूर की उन्नतशील प्रजातियां जैसे मालिका, लेंस, JL1, IPL 18 एवं जवाहर मसूर 2 बोने से भरपूर उत्पादन मिलता है। उत्तम हरा चारा अजोला, दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य का असर उसके दूध की मात्रा पर पड़ता है। ऐसे में पशुओं को दिए जाने वाला चारा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही एक चारा है अजोला। इसे किसान खुद उगाकर दोहरा लाभ उठा सकते हैं। अजोला जहां पशुओं की सेहत के लिए लाभदायक होती है, इसे सुखाकर खेतों में प्रयोग करने से मिट्टी में जीवांश की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये एक तरह का फर्न होता है जो पानी में तैरता रहता है। विकसित होकर ये मोटी हरी चटाई की तरह दिखने लगती है। आसपास जलाशय ना होने पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें भी अजोला उगाई जा सकती है। इसके ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें खर्च भी बिल्कुल नहीं आता। अजोला का चारा पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है। साथ ही वसा की मात्रा भी 15% तक बढ़ जाती है। अरहर की फसल को इल्लियों से बचाएं। इस समय अरहर की फसल फूल आने की अवस्था में है। एक अनुमान के अनुसार अरहर की फसल में इल्लियों के प्रकोप से 50% तक उत्पादन की कमी आती है। फूल की अवस्था में पूर्व एवं दाने भरने की अवस्था में उचित पौध संरक्षण उपाय अपनाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। इल्लियां फूलों को खाकर एवं छोटी फलियों में छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। फली छेदक इल्ली की मादा वयस्क कीट पत्तियों पर सफ़ेद रंग के अंडे देती है। इल्लियों का रंग पीला, हरा एवं काला होता है। इनके शरीर पर हल्की धारियां होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में लगभग 30 दिन में ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं। बादल बदली के मौसम में प्रकोप की सघनता बढ़ जाती है। नियंत्रण के लिए प्रकोप के प्रारंभिक अवस्था में ट्राइजोफास 40% EC 30 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए फूल एवं दाने भरने की अवस्थाओं में छिड़काव आवश्यक है। रबी में प्याज लगाएं। मसाले वाली फसलों में प्याज का प्रमुख स्थान है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। इसका प्रयोग मसाला, सलाद के रूप में कच्चा तथा पकाकर कई तरह के व्यंजनों में उपयोग में लाते हैं। इसमें विटामिन C, कैल्शियम, फास्फोरस, अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं। विश्व में भारत का प्याज उत्पादन में दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। प्याज में चरपराहट डाई सल्फाइड नामक एल्कोलाइड के कारण होता है। प्याज की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बुलाई दोमट भूमि अच्छी होती है।
इसकी खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि तैयारी के समय मिला दें। इसके साथ यूरिया 215 किलो, 500 किलो फास्फोरस एवं 130 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्याज के बीज बोने के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय उपयुक्त रहता है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी 3 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची तथा 2 नर्सरी के बीच 70 सेंटीमीटर जगह निंदाई, गुड़ाई, पानी देने के लिए छोड़ना चाहिए। प्याज की उन्नत प्रजातियों में एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, A53, पूसा रेड, अर्का निकेतन प्रमुख है। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई की जानी आवश्यक है। इसकी खुदाई के 15 दिन पहले गले की मुड़ाई की जाती है, जिससे शीर्ष पत्ती सूख जाए तब खुदाई करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। रबी फसलों की बीज किस्मों का चयन वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार करें। खरीफ फसलों को कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। खाली खेतों को रबी के लिए तैयार करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। चना व सरसों की मिश्रित फसल लें। सिंचित अगेती मटर व आलू की बोनी करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।